प्रणाम बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अभी अभी मैंने एक वाक्य बोला, प्रणाम बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इसमें जो वाक्य का पहला हिस्सा था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा विराम लिया और पूरा वाक्य समाप्त करने के बाद लंबा विश्राम लिया। बच्चों, कहते समय तो हम यह विश्राम अपनी भाषा में, बोली में ले आते हैं, परंतु लिखते समय वाक्य में इस विश्राम को कैसे दिखाएं, इसके लिए आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 विराम चिन्ह पंक्चुएशन। विराम का अर्थ है रुकना। तो बच्चों, भाषा बोलते समय, बात बोलते समय, वाक्य बोलते समय हम यह विराम दिखा सकते हैं, परंतु लिखित भाषा में हमें कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। भाषा को लिखते समय रुकने वाले स्थानों पर प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। यह चिन्ह कौन से हैं, आइए समझें। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह, हंस पद चिन्ह। आइए अब इन चिन्हों के बारे में और जानकारी लें। सबसे पहले बात करते हैं अल्प विराम, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉमा। बच्चों, जहां थोड़ा रुकना होता है वहां हम लगाते हैं अल्प विराम। मैं बाजार से केला, सेब, अंगूर, पपीता और अनार खरीद कर लाया। यहाँ हमने एक सूची को अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया। आकाश में बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है और बारिश भी हो रही है। इसमें हमने वाक्यांशों को साथ जोड़ने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया। पुलिस ने चोर को दौड़ाया किंतु उसे पकड़ न सकी। यहाँ पर हमने समुच्चय बोधक अव्यय से पहले अल्प विराम लगाया है। कथन को अलग करने में किस प्रकार प्रयोग करते हैं? जवाहरलाल नेहरू ने कहा आराम हराम है। तो जब आप बता रहे हैं कि किसी ने कुछ कहा है, वहां पर भी आप अल्प विराम का प्रयोग कर रहे हैं। अब आते हैं अर्ध विराम, जहां पर हमें विश्राम तो देना है, लेकिन अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम देना है। वहां हम प्रयोग करते हैं अर्ध विराम का। जैसे मैंने अपने कपड़े पहने, साइकिल ली और बाजार चला गया। अब बात करते हैं पूर्ण विराम की। जैसा मैंने बताया, जब पूरी बात बोल दी तो फिर लगाएंगे पूर्ण विराम। मोहन चाय पी रहा है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब आइए प्रश्न पूछते हैं। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रश्न कैसे पूछते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह लगाकर। बचपन से हम परीक्षाएं देते आ रहे हैं, इस चिन्ह से तो हम भली भांति परिचित हैं। अब बात करते हैं विस्मय सूचक चिन्ह की। कोई भी ऐसा शब्द जो किसी बहुत तेज भाव को व्यक्त कर रहा हो, दुख का भाव, खुशी का भाव, उत्तेजना का भाव, दर्द का भाव, इन सब भावों के बाद जैसे शाबाश विस्मय सूचक चिन्ह, छी विस्मय सूचक चिन्ह, यह चिन्ह लगाया जाता है। अब बात करते हैं लाघव चिन्ह की, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एब्रीविएशन मार्क। हम सब भली भांति जानते हैं, जब हम हिंदी में आधा डॉक्टर लिखते हैं तो उसके आगे हम लगाते हैं लाघव चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास 3 प्रकार के होते हैं। आइए बात करते हैं इकहरा उद्धरण चिन्ह की, अर्थात सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। इसका प्रयोग कहाँ होता है? पुस्तक, कवि, शीर्षक या उपनाम को लिखने के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इकहरा उद्धरण चिन्ह। अब आते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह पर, अर्थात डबल इन्वर्टेड कॉमा।
यह कहाँ प्रयोग होता है? जहां हम किसी की कही हुई बात को लिख रहे हैं। अध्यापिका ने कहा विराम चिन्ह पढ़ो, तो जो अध्यापिका ने जो चीज कही वह उदाहरण चिन्ह के अंतर आएगा। निर्देशक चिन्ह अर्थात डैश। डैश का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब हमने कुछ स्पष्ट उदाहरण देने हैं, कोई सूची देनी है, तो हम उस सूची के नाम से पहले यह चिन्ह लगाते हैं। कोष्टक चिन्ह अर्थात ब्रैकेट। किसी शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग होता है। जैसे रामलाल एक परिश्रमी मेहनती किसान है। विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह के अंदर कोलन और डैश, इन दोनों का समावेश है। एक बार फिर से इसका प्रयोग कहाँ होता है? विवरण देने के लिए। काल के 3 प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। अब आते हैं योजक चिन्ह अर्थात हाइफन के ऊपर। जब हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अमीर गरीब, ऊपर नीचे, हार जीत, तो हम क्या प्रयोग करते हैं? योजक चिन्ह। अब आता है हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह, साइन ऑफ ओमिशन। कई बार जल्दी जल्दी में वाक्य लिखते हुए हम कुछ शब्द भूल जाते हैं, तो यहाँ पर हम हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। महेश दिल्ली शहर में रहता है। तो बच्चों, यह थे कुछ विराम चिन्ह। अब विराम चिन्ह के बाद दी गई जो अभ्यास है उसे ध्यानपूर्वक करना अत्यावश्यक है, जिससे हमें यह पता लगेगा कि हमें इनका प्रयोग समझ आया या नहीं। तो चलिए आपकी बारी। धन्यवाद।